यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज का एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज साइकोलॉजी, और दूसरा टॉपिक रहेगा इवोल्यूशन या हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, यानी कि साइकोलॉजी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि भाई साइकोलॉजी होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशंस और इसका इवोल्यूशन यानी कि कहाँ से प्रारंभ होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका बेस मतलब क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को DSSB-PRT के लिए एक पेडागोजी सीरीज के बारे में बात करती हूँ, लेकिन ये जो टॉपिक है, ये जो स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट, एचटेट या किसी भी स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, DSSB-PRT की बात मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि उसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। देखिए, मैं अपना एनालिटिक्स बीच बीच में चेक करती रहती हूँ, तो वहां पर मैंने देखा व्यूवर्स और जो सब्सक्रिप्शन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, क्योंकि 90% 92% लोग ऐसे हैं जो व्यू कर रहे हैं वीडियोस को, लेकिन उन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा। तो उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई मैं पेड क्लासेस यहाँ पर नहीं लेती हूँ, तो फ्री में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने से आप लोगों का ये बेनिफिट होगा कि मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आप बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी होती क्या है और साइकोलॉजी का प्रारंभ कैसे हुआ, इवोल्यूशन या हिस्ट्री क्या है साइकोलॉजी की। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज साइकोलॉजी। तो सबसे पहले जब किसी भी टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं तो उसका एटोमोलॉजिकल मीनिंग हमें पता होना चाहिए, यानी कि उसका शाब्दिक दृष्टिकोण हमें पता होना चाहिए। तो एटोमोलॉजिकल या हम कह सकते हैं शाब्दिक दृष्टिकोण। ठीक है, शाब्दिक दृष्टिकोण क्या होगा इसका? तो शाब्दिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो ये साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। पहली बात, कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा का शब्द है, दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से? एक तो साइकी जिसका मतलब होता है सोल, आत्मा, और दूसरा शब्द है लोगस जिसका मतलब होता है स्टडी और नॉलेज। तो जो एटोमोलॉजिकली अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है स्टडी ऑफ द सोल, यानी कि आत्मा का विज्ञान हम इसको कह सकते हैं, या आत्मा का अध्ययन या आत्मा के बारे में ज्ञान। ठीक है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है? आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये जो बात कही है, ये जो यूनानी दार्शनिक थे, जो ग्रीक भाषा के जो दार्शनिक थे, उनमें जो है सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, इनका नाम विशेष, डेकार्टे, ठीक है, तो इनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय। उन्होंने कहा कि भाई जो मनोविज्ञान है उसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। क्यों कहा? क्योंकि जो साइकोलॉजी है सबसे पहले फिलोसफी की ही एक ब्रांच थी। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट ब्रांच नहीं थी, दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा थी, एक ब्रांच थी। तो उसमें जो है उन्होंने ये जो दृष्टिकोण निकाला वो क्योंकि फिलोसफिकल वे से उन्होंने देखा और उसी तरह से उन्होंने मनोविज्ञान को डिफाइन किया। तो सबसे पहले जो है साइकोलॉजी को क्या कहा गया? साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है काफी टाइम तक, यानी कि जो 16वीं शताब्दी थी तब तक ये प्रचलित रही। इसमें जो दार्शनिक थे वो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन्होंने कहा कि भी जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का विज्ञान है। लेकिन धीरे धीरे ये जो डेफिनेशन थी ये अमान्य सिद्ध हुई। क्यों हुई? क्योंकि जो आत्मा है उसका रूप, रंग, स्वरूप क्या है, तो इसके बारे में लोगों के जो विचार थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। तो इसके कारण क्या हुआ, ये जो डेफिनेशन थी ये धीरे धीरे अमान्य सिद्ध हो गई, यानी कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद दूसरी बात क्या आई कि भी जो साइकोलॉजी है वो माइंड, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, यानी कि मन का विज्ञान है। साइकोलॉजी को क्या कहा गया? मन का विज्ञान। लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे ये डेफिनेशन भी जो है अमान्य या रिजेक्ट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जैसे आत्मा के संबंध में हम कुछ नहीं जानते, उसी प्रकार जो है आत्मा और मन दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। हम अपने मन की, अपनी फीलिंग्स के बारे में तो जान सकते हैं, लेकिन जो दूसरे का माइंड है उसको हम कैसे जान सकते हैं? तो बहुत सारे मतलब जो मनोवैज्ञानिक थे उनमें आपस में मतभेद हुआ, और ये जो डेफिनेशन थी कि भाई जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये भी रिजेक्ट हो गई। तीसरी डेफिनेशन कौन सी आई, तीसरी बात कौन सी आई कि भाई जो साइकोलॉजी है वो एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस,
कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? चेतना का विज्ञान है। ठीक है, तीसरी डेफिनेशन ये आई कि भाई जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। अब चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस, या माइंड के जो है तीन मेन पार्ट होते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो जो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 1/9 भाग ही होता है। ठीक है, तो बाकी अनकॉन्शियस और जो सबकॉन्शियस है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि हम अपने माइंड के बारे में तो जान सकते हैं। ठीक है, कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, हमारी जो चेतना है उसके बारे में तो जान सकते हैं, लेकिन दूसरों की कॉन्शियसनेस या अनकॉन्शियस उसके बारे में जानना बहुत मुश्किल था। तो कुछ टाइम के बाद जो है ये जो डेफिनेशन थी ये भी रिजेक्ट हो गई, और लास्ट में क्या हुआ कि साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में जाना जाने लगा। यानी कि कुछ टाइम के बाद जो है जो दार्शनिक विचारधारा थी उससे अलग होते होते जो साइकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक ब्रांच बन गई, यानी कि पॉजिटिव साइंस के रूप में उसको समझा जाने लगा। एक धनात्मक मनोविज्ञान हम उसको कह सकते हैं, यानी कि एक साइंस की तरह ही उसको कंसीडर किया जाने लगा। और डेफिनेशन क्या है कि भाई जो साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि इसमें व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इनकी मेंटल प्रोसेसेस और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो एक कथन यहाँ पर आता है वुडवर्थ का, और एक कोट के रूप में मैं कहूंगी, आगे मैंने वो कोट इंक्लूड भी किया हुआ है। तो कोट क्या था? वुडवर्थ ने एक बात कही कि भाई सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, उसके बाद अपने मन को छोड़ा, फिर अपनी चेतना को छोड़ा, और अब जो कुछ बच गया है वो क्या है? व्यवहार। यानी कि अब जो है सिर्फ व्यवहार के अध्ययन के रूप में इसको समझा जाए। तो साइकोलॉजी को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, ये जो डेफिनेशन मैंने ली है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एपीए। एपीए की फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जा सकती है कि एपीए की फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। देखिए, क्वेश्चंस या उन्हीं में जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं उन्हीं में छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, उनको अगर आप ध्यान से समझेंगे ना तो एक एक चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने किस तरह से जो है साइकोलॉजी को डिफाइन किया है? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी। उन्होंने क्या कहा है कि इसमें हम मनोवैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक का मतलब वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं किसका? बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस का। ठीक है, तो क्या है साइकोलॉजी? इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि मानसिक क्रियाओं और व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने की जो विधि होती है उसी को हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। तो आज की डेट में हम साइकोलॉजी को किस तरीके से देखते हैं? जिसमें ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस का साइंटिफिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। तो आई होप कि साइकोलॉजी होती क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पर आप बहुत सारी डेफिनेशंस और भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने इंक्लूड इसलिए नहीं की है क्योंकि उनका कोई तुक नहीं बनता। ठीक है, मेन बात यह है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि साइकोलॉजी होती क्या है। अब यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स साइकोलॉजी के बारे में, जो बेसिक चीजें हैं वो यहाँ पर इंक्लूड की हैं। क्यों इंक्लूड की हैं? ताकि आपको एग्जाम में इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आप लोगों को हेल्प हो सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने नोट्स बना लीजिएगा, जो भी मैं बोल रही हूँ, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि भाई जो साइकोलॉजी शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले जर्मन स्कॉलर रुडोल्फ बुकल ने अपनी बुक लेक्सिकॉन फिलोसफिकम में 1590 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1519 में इस शब्द का प्रयोग किया था। उस टाइम पीरियड पर जो साइकोलॉजी शब्द था उसका मतलब क्या था कि भाई आत्मा के विज्ञान के रूप में उसको समझा जाता था, स्टडी ऑफ द सोल। ठीक है, जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है, रादर देन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस दैट वी अंडरस्टैंड टुडे। यानी कि उस टाइम पीरियड पर बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की बात नहीं की गई थी, सिर्फ स्टडी ऑफ ह्यूमन सोल के रूप में उसको समझा जाता था। तो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आ गई हैं। भाई साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? रुडोल्फ बुकल ने 1590 में कौन सी बुक में किया था? लेक्सिकॉन फिलोसफिकम में किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? साइकोलॉजी वाज ओरिजिनली अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। देखिए, अगर इसकी ओरिजिनल ब्रांच पूछी जाए तो ये पहले फिलोसफी की ही एक ब्रांच थी, यानी कि दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा थी, इंडिपेंडेंट ब्रांच अपने आप में नहीं थी। ठीक है, तो फिलोसफी की ब्रांच थी। अगर बेसिकली हम बात करें तो बाद में ये धीरे धीरे जो स्टडी हुई है उसके बाद एक इंडिपेंडेंट ब्रांच बनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? इन लेट 19th century साइकोलॉजी इमर्ज्ड एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी largely due to the work of Wilhelm Wundt, who is often considered the father of modern psychology. Wilhelm Wundt, the founder of experimental psychology. देखिए, एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात, कि 19वीं शताब्दी में जो है ये धीरे धीरे जो है एक सेपरेट फील्ड बन गया स्टडी का, यानी कि अध्ययन का एक सेपरेट अलग से क्षेत्र बन गया।
इसमें अहम रोल किसका है? विल्हम वुंड का। ठीक है, उन्होंने इस फील्ड में काम किया, उनको जो है मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर भी माना जाता है। दूसरा आप लोगों से पूछा जा सकता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फाउंडर कौन थे? एक्सपेरिमेंट यानी कि उन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो फाउंडर थे या फादर थे वो कौन थे? तो वो भी विल्हम वुंड हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो है एक इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की लैब खोली थी, लेबोरेटरी बनाई थी। कहां पर बनाई थी? लिपजिंग। लिपजिंग एक जगह है जर्मनी में। ठीक है, तो जर्मनी में लिपजिंग नामक जगह पर 1879 में एक क्या खोली थी? एक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी जहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। ठीक है, जहां पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे किससे रिलेटेड? साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो इसलिए इनको जो है विल्हम वुंड को क्या कहा जाता है? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर या फाउंडर भी कहा जाता है, या मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर भी कहा जाता है। अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात पूछी जाती है कि भी एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो वो कौन है? E.L. थॉर्नडाइक। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मतलब एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। नेक्स्ट है मैरी व्हीटन कॉल्किंस। देखिए कॉल्किंस कौन थी? एक ऐसी साइकोलॉजिस्ट यानी कि पहली महिला थी जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को क्या है? APA। ठीक है, क्या है ये? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष थी, प्रेसिडेंट बनी थी। कौन से सन में? 1905 में। ठीक है, किसकी शिष्या थी? किसकी स्टूडेंट थी? विलियम जेम्स की स्टूडेंट थी। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी 1901 में इन्होंने लिखी थी, और 1905 में ये जो है APA की महिला अध्यक्ष, पहली महिला थी जो अध्यक्ष बनी थी। किसकी? APA की, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की। इन्होंने जो रिसर्च कार्य किया था किस पर किया था? मेमोरी और सेल्फ साइकोलॉजी, और साथ ही इन्होंने एक टेक्निक को डेवलप किया था। कौन सी टेक्निक? पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग टेक्निक्स को भी इन्होंने डेवलप किया था। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, क्यों फेमस है? क्योंकि महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष किसकी? APA की। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। कौन से सन में बनी थी? 1905 में। इनकी बुक का नाम क्या था? एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। कौन से सन में आई थी? 1901 में आई थी। ठीक है, किस पर रिसर्च कार्य किया था? मेमोरी और सेल्फ साइकोलॉजी, और साथ ही जो है पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग टेक्निक्स को भी इन्होंने डेवलप किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? मार्गरेट फ्लॉय वॉसबर्न। कौन थी ये? देखिए ये कौन थी? वॉसबर्न जो है पहली महिला थी USA की जिन्होंने साइकोलॉजी में PhD की थी। ठीक है, USA की पहली महिला जिसने 1894 में साइकोलॉजी में PhD की थी। ठीक है, तो PhD करने वाली पहली महिला कौन थी? कौन थी? मार्गरेट फ्लॉय वॉसबर्न। ठीक है, वॉसबर्न नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। इन्होंने जो रिसर्च कार्य किया था वो एनिमल बिहेवियर और परसेप्शन पर किया था। उन्होंने एक बुक लिखी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, द एनिमल माइंड। कौन सी सन में लिखी थी? 1908 में लिखी थी। किसकी शिष्या थी? टिचनर की शिष्या थी। तो टिचनर किसके शिष्य थे? टिचनर जो है विल्हम वुंड के शिष्य थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, देखिए ये जो फैक्ट है ये इंडिया से रिलेटेड है, यानी कि हमारे देश में, इंडिया में जो है साइकोलॉजी का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। तो पहला व्यक्ति कौन था? NN सेनगुप्ता, जिन्होंने इंडिया में पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी खोली थी। कौन से सन में? 1916 में। कौन सी यूनिवर्सिटी में? कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और पहला साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट खोला गया था इंडिया में कब? 1921 में। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। किसने खोला था? इन्होंने ही खोला था, NN सेनगुप्ता ने। ठीक है, तो NN सेनगुप्ता वो साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इंडिया में 1916 में पहली साइकोलॉजी का लैब खोला था, और 1921 में फर्स्ट डिपार्टमेंट बनाया गया था साइकोलॉजी का। कौन सी यूनिवर्सिटी में? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और जो लेबोरेटरी बनाई गई थी वो कौन सी यूनिवर्सिटी में बनाई गई थी? कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? देखिए ये एक कोटेशन है। ठीक है, एक कोट है बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों से पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दी है कि भाई ये जो लाइन है ये किसके द्वारा बोली गई है? फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैव बिहेवियर ऑफ सोल। ये किसके द्वारा कही गई है? वुडवर्थ के द्वारा। यानी कि साइकोलॉजी ने पहले अपनी आत्मा को खोया, हालांकि पिछली स्लाइड में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद मन को खोया, उसके बाद कॉन्शियसनेस को, और अब ये जो कुछ है ये सिर्फ व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये जो लाइन है, ये जो कोट है, आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि ये किसका कथन है। तो ये सब किसने बोले थे? ये बात किसने कही थी? वुडवर्थ। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो किसी भी टीचिंग एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं किसी भी तरह से। तो वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने इंक्लूड की हैं
ये सिर्फ न केवल DSSB-PRT के लिए है, बल्कि किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें भी आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी या हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है, कहां से शुरू होती है और आज की डेट में क्या है। ठीक है, देखिए अगर हम इवोल्यूशन या हिस्ट्री की बात करें तो जो साइकोलॉजी है उसमें बहुत सारे चेंजेज आए। ठीक है, किस तरह के चेंजेज आए, यानी कि फिलोसफिकल और साइंटिफिक मूवमेंट्स इसमें आए। ठीक है, क्योंकि फिलोसफी की ब्रांच थी तो कहां से शुरुआत इसकी हुई थी, फिलोसफी से शुरुआत हुई थी और बहुत सारे साइंटिफिक मूवमेंट्स इसमें आए। बाद में 19वीं शताब्दी में यानी कि 19th सेंचुरी में जो है ये एक सेपरेट साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में इमर्ज होना शुरू हुई और 20वीं शताब्दी तक यानी कि 20th सेंचुरी में जो है ये एक सेपरेट साइंटिफिक डिसिप्लिन यानी कि इसको एक अध्ययन की अलग शाखा माना जाने लगा। ठीक है, तो जो इसका इवोल्यूशन है साइकोलॉजी का, उसमें बहुत सारे पीरियड्स आए। कौन कौन से पीरियड आए, ये 5 मेन पीरियड्स हैं। कौन कौन से हैं, फिलोसफिकल पीरियड, अर्ली साइंटिफिक पीरियड, बिहेवियरिस्ट पीरियड, कॉग्निटिव पीरियड और मॉडर्न पीरियड। तो इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड जो ये 5 पीरियड्स हैं इनको हम 1 बाय 1 डिटेल में समझते हैं, यानी कि किस तरह के चेंजेस हर पीरियड में देखने को मिले। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फिलोसफिकल पीरियड की, जिसका टाइम पीरियड 400 BC से 1879 तक है। तो ये जो फिलोसफिकल पीरियड है ये क्या है, अर्लीस्ट स्टेज है इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी की, यानी कि सबसे बेसिक स्टेज हम इसको कहेंगे, क्योंकि यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। क्योंकि पहले जो है साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट ब्रांच नहीं थी, किसकी ब्रांच थी, फिलोसफी की ब्रांच थी। तो इस टाइम पीरियड में जो भी फिलोसफर और थिंकर हुए, कौन कौन से हुए, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, डिकार्टे। ठीक है, तो इन्होंने किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को समझने की कोशिश की, यानी कि फिलोसफिकल तरीके से इन्होंने समझा, दार्शनिक तरीके से। उनका मानना था कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोल या माइंड। ठीक है, यानी कि मन का विज्ञान है या आत्मा का विज्ञान है, इस तरह की बातें इन्होंने की। इसके बाद जो है 17वीं शताब्दी में यानी कि 17th सेंचुरी में क्या हुआ, रेने डिकार्टे ने एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। वो कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर रही हूँ। ड्यूलिज्म का कॉन्सेप्ट, ड्यूलिज्म का मतलब जिसमें 2 चीजों पर फोकस किया गया। कौन सी 2 चीजें, माइंड और बॉडी। उनका मानना था कि भाई जो माइंड और बॉडी है ये सेपरेट इंटाइटल्स हैं, यानी कि अलग अलग है, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट होती है, एक ही चीज नहीं है माइंड और बॉडी। तो इन्होंने जो ड्यूलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया उसमें 2 चीजों की बात की गई है, किस किस की, माइंड और बॉडी। और उन्होंने कहा कि भाई माइंड और जो शरीर है वो दोनों अलग अलग है और दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। तो फिलोसफिकल पीरियड की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, लेड द फाउंडेशन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द साइकोलॉजी, यानी कि एक फाउंडेशन का काम करता है साइंटिफिक स्टडी के लिए। जो आगे स्टडीज हुई उनके लिए एक बेस का काम करता है। कौन सा पीरियड, फिलोसफिकल पीरियड। नेक्स्ट पीरियड है अर्ली साइंटिफिक पीरियड। देखिए इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1879 से 1920 का। तो ये जो अर्ली साइंटिफिक पीरियड है इसकी शुरुआत कब से हुई, इसमें जो है कौन आ जाते हैं, विल्हेम वुंड का आगमन होता है और उन्होंने जो है एक साइकोलॉजी की लैब खोली, यानी कि एक लेबोरेटरी बनाई। कौन सी पहली लैब थी ये साइकोलॉजी की, कहां पर खोली थी, लिपजिंग नामक जगह में, जर्मनी में ये जगह है लिपजिंग। और कौन से सन में खोली थी, 1879 में, पीछे भी मैं बता चुकी हूँ। तो वहां से साइंटिफिक पीरियड की शुरुआत होती है साइकोलॉजी की। इसके बाद क्या होता है भाई, जो वुंड थे उनका मेन मकसद था स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, यानी कि जो माइंड का स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करना है। किसके द्वारा, कौन सा मेथड इन्होंने यूज किया, इंट्रोस्पेक्शन मेथड का इन्होंने यूज किया। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, यानी कि अपने अंदर झांक के देखना, अपने आप ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो इस अप्रोच को आगे स्ट्रक्चरिज्म भी कहा गया। स्ट्रक्चरिज्म जो है स्कूल ऑफ, यानी कि जब हम स्कूल्स पढ़ेंगे साइकोलॉजी की तो उसमें मैं आप लोगों को डिटेल में करवाऊंगी। ठीक है, तो वुंड ने क्या किया, उन्होंने जो है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पर स्टडी किया, यानी कि मन का जो स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश की, उसकी संरचना को समझने की कोशिश की, जिसको आगे स्ट्रक्चरलिज्म का नाम दिया गया। ठीक है, और कौन सा मेथड यूज किया, इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज किया। इसके बाद इस टाइम पीरियड में दूसरे भी साइकोलॉजिस्ट थे जिनका अहम रोल था। दूसरे कौन थे, विलियम जेम्स, जिन्होंने फंक्शनलिज्म को डेवलप किया। ये भी एक साइकोलॉजी का संप्रदाय है फंक्शनलिज्म, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आया। उन्होंने कहा कि भाई स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत नहीं है, जो माइंड है उसके फंक्शंस क्या है, उसके कार्य क्या है, उस पर फोकस किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने फंक्शनलिज्म को डेवलप किया। अब अर्ली साइंटिफिक पीरियड में तीसरा जो नाम आता है वो सिगमंड फ्रॉइड का आता है। ठीक है, किस चीज पर फोकस किया, साइको एनालिसिस, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक विधि को उन्होंने प्रोत्साहित किया, जिसमें अनकॉन्शियस माइंड की बात उन्होंने की है, उस पर उन्होंने फोकस किया। कॉन्शियस सबकॉन्शियस की बात नहीं करे,
अनकॉन्शियस माइंड पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है, यानी कि जो हमारा अचेतन मन है उसकी बात उन्होंने की है। ठीक है, तो अगर हम अर्ली साइंटिफिक पीरियड की बात करें तो इसमें 3 मेन साइकोलॉजिस्ट आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला नाम किसका आता है? विल्हेम वुंड का, जिन्होंने लिपजिग में एक पहला साइकोलॉजिकल लैब बनाया और किसका अध्ययन किया? स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की स्टडी की। उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया? इंट्रोस्पेक्शन। दूसरा नाम आता है विलियम जेम्स का, जिन्होंने फंक्शनलिज्म को डेवलप किया। तीसरा नाम आता है सिगमंड फ्रॉइड का, जिन्होंने साइको एनालिसिस को डेवलप किया और किसकी स्टडी की? अनकॉन्शियस माइंड की। और फंक्शनलिज्म में विलियम जेम्स ने जो है फंक्शंस ऑफ माइंड, यानी कि मन कार्य किस तरह से करता है उस चीज पर उन्होंने फोकस किया है। ठीक है, तो देखिए अर्ली साइंटिफिक पीरियड में क्या होता है, यानी कि जो साइकोलॉजी थी उसको एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में समझा जाने लगा। इसी तरह से रिसर्च कार्य वहां से शुरुआत हो जाती है। और कौन से मेथड का प्रयोग किया जाने लगा, यानी कि रिसर्च में जो है इंपिरिकल मेथड्स का प्रयोग, यानी कि जो अनुभवजन्य मेथड्स हैं, जो एविडेंस बेस्ड मेथड है, उनका प्रयोग किया जाने लगा। किसको स्टडी करने के लिए? माइंड और बिहेवियर को स्टडी करने के लिए किस तरह के मेथड्स का यूज किया जाने लगा? इंपिरिकल मेथड्स, यानी कि जो अनुभवजन्य मेथड्स है, जो एविडेंस बेस्ड मेथड है, उनका प्रयोग किया जाने लगा। तो ये था अर्ली साइंटिफिक पीरियड। अब हम बात करेंगे बिहेवियरिस्ट पीरियड, जो तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1920 से 1960 तक। बिहेवियरिस्ट में सबसे पहले मेन जो नाम आता है वो जॉन वॉटसन का आता है। ठीक है, तो देखिए जो बिहेवियरिस्ट पीरियड है, यानी कि जो व्यवहारवादियों का समय है, उसमें क्या हुआ कि उनका मानना था, जो व्यवहारवादी थे, उन्होंने कहा कि जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है स्ट्रक्चरलिज्म का या सब्जेक्टिव नेचर है साइको एनालिसिस का, उसके ऑपोजिशन में ये खड़ा हुआ। ठीक है, उनका मानना था कि भाई ये यूजलेस चीजें हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि भाई जो अनकॉन्शियस प्रोसेस है माइंड का, उसकी बजाय ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस किया जाना चाहिए। तो जो बिहेवियरिस्ट थे इनमें जॉन लॉक है, जॉन वॉटसन है, ठीक है, स्किनर है, पेवलोव है, थॉर्नडाइक है, ये सारे बिहेवियरिस्ट हैं। ठीक है, तो इनका क्या मानना था कि भाई जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, जो दिखाई दे रहा है, जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, उस पर फोकस किया जाना चाहिए रादर देन अनकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ द माइंड। यानी कि जो अनकॉन्शियस प्रोसेस है उसकी बजाय जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है उस पर उन्होंने फोकस किया। तो उन्होंने जो है किस पर फोकस एम्फसाइज किया? रोल ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई इन्वायरमेंट का अहम रोल है। हेरिडिटी को भी उन्होंने नकार दिया। उनका मानना था कि जिस तरह की इन्वायरमेंट में बच्चा रहेगा उसी का ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा, इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा रोल है। तो उन्होंने किस पर फोकस किया? जो कंडीशनिंग की बात उन्होंने की है लर्निंग में, यानी कि सीखने में कंडीशनिंग की। आप लोगों ने थॉर्नडाइक की थ्योरी में, पेवलोव की थ्योरी में, स्किनर की थ्योरी में मैंने जो करवा रखी है उनमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो कंडीशनिंग की बात करते हैं। जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं वो कंडीशनिंग की बात करते हैं, यानी कि कंडीशनिंग के द्वारा लर्निंग की बात करते हैं। तो उन्होंने किस पर फोकस किया? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर। तो देखिए बिहेवियरिस्ट पीरियड के बाद आता है कॉग्निटिव पीरियड। तो इसका जो शुरुआत है वो कब से हुआ? 1960 से कब तक रहा? 2000 तक। तो जो कॉग्निटिव पीरियड है साइकोलॉजी का, ये कब से शुरू हुआ? 1960 से। फोकस इसमें किस चीज पर किया गया? मेंटल प्रोसेसेस। किस तरह की? जैसे परसेप्शन है, मेमोरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि व्यक्ति किस तरह से परसीव करता है चीजों को, किस तरह से सोचता है, किस तरह से मतलब अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करता है, यानी कि जो संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं उन पर इसमें फोकस किया गया इस पीरियड में। ठीक है, तो इसमें जो है इस पीरियड में ये जो पीरियड था किससे इन्फ्लुएंस था? डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का अहम रोल था और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी की बात इसमें की गई है, यानी कि हमारा जो माइंड है वो एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसमें जो साइकोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें जिनका अहम रोल है, तो उनमें कौन कौन आते हैं? जॉर्ज मिलर और जीन पियाजे। इसके अलावा ब्रूनर की बात भी हम करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जब हम बात करते हैं कॉग्निशन की बात करते हैं। तो जो जॉर्ज मिलर थे उन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था? कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन की बात उन्होंने की है। जीन पियाजे ने किसकी बात की है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किस तरह से होता है उसकी बात उन्होंने की है। उनकी एक इंडिपेंडेंट थ्योरी भी है। ठीक है, जॉर्ज मिलर की भी इंडिपेंडेंट थ्योरी है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उनकी कौन सी थ्योरी है। तो इनका अहम रोल है। अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियड, यानी कि कॉग्निटिव पीरियड के बाद आता है मॉडर्न पीरियड। कब से कब तक? 2000 से लेकर अब तक, प्रेजेंट तक है। ठीक है, अभी हम किस पीरियड में है? मॉडर्न पीरियड में। उसमें किस तरह से साइकोलॉजी को समझा जाता है। तो जब मॉडर्न पीरियड की हम बात करते हैं तो इसमें किस पर फोकस किया गया है? इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स की बात की गई है। अब इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का मतलब इसमें हम इंटीग्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन, डाटा, टूल्स, टेक्निक्स, पर्सपेक्टिव्स, जो अलग अलग थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं उनको भी इंटीग्रेट करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसमें किस चीज पर फोकस किया जाता है? भाई उसमें कहा गया कि जो कल्चर और सोशल फैक्टर्स हैं वो भी
ह्यूमन बिहेवियर को शेप देते हैं, यानी कि उनका भी अहम रोल है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस में, ठीक है। यानी कि व्यक्ति जहां रहता है, जिस सोसाइटी जिस कॉन्टेक्स्ट में रहता है, वो भी व्यक्ति को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद इस पीरियड में जो है कौन कौन सी बातें आई, यानी कि दो न्यू फील्ड आए, पॉजिटिव साइकोलॉजी और इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या कहती है, किस पर फोकस करती है, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उस पर फोकस करती है। और जो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है वो किसको एग्जामिन करती है, नेचुरल सिलेक्शन हैज शेप्ड बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि नेचुरल तरीके से व्यक्ति का जो भी मतलब बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस हैं वो किस तरह से कार्य करती हैं, उसका क्या रोल है, यानी कि नेचुरल तरीके से किस तरह से डेवलप होता है, उसको इवेल्यूट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो देखिए मॉडर्न पीरियड में किस पर फोकस किया गया, एक तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बात की गई, कल्चर और सोशल फैक्टर की बात की गई है, पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी कि ह्यूमन बिहेवियर के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है उनको देखा जाता है, और जो नेचुरल तरीके से ह्यूमन बिहेवियर मेंटल प्रोसेसेस की क्रियाएं होती हैं वो किस तरह से हो रही हैं उनको इवेल्यूट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा किसमें आ जाता है, मॉडर्न पीरियड में हम इन सारी चीजों की बात करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम साइकोलॉजी की ही एक और टॉपिक को करेंगे, यानी कि एक वीडियो रहेगी जिसमें मैं 2-3 टॉपिक्स इंक्लूड करूंगी। टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे, फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी और मेजर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो ये 3 टॉपिक अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियोस अगर आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो उसी सीरीज का आज ये हमारा 5th लेक्चर रहेगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी होती क्या है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, और साथ ही हमने किया था हिस्ट्री या इवोल्यूशन, यानी कि साइकोलॉजी का प्रारंभ कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में हमने उसको समझा था। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी के बल कौन कौन से हैं, पावर, एनर्जी हम कह सकते हैं। फोर्सेस कौन कौन से रहेंगे साइकोलॉजी के, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, ब्रांचेज, फील्ड या स्कोप, तीनों ही हम यूज कर सकते हैं। ब्रांचेज के नाम से आपसे पूछा जा सकता है, या फील्ड कह सकते हैं, या स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। इसके बाद मेजर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। ये 4 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि आपका जो DSSB-PRT का पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा। पहला जो सेक्शन होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जर्नल सेक्शन रहेगा। दूसरा सेक्शन रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों से पेडागोजी पूछी जाएगी, या साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, या पेडागोजी आप लोगों से पूछी जाएगी, या टीचिंग मेथोडोलॉजी, ठीक है। वो सब कुछ वहां पर पूछा जाएगा जो आप लोगों ने DLED यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करते टाइम पढ़ा है। तो वो सारा का सारा सिलेबस से रिलेटेड ही एक सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है, उसी को हम कवर कर रहे हैं। तो बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। तो आज की वीडियो में हम ये 4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए वीडियो या इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यानी कि 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ व्यू करते हैं, यानी कि वॉच करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो उन स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री है, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे क्या होगा कि अब मेरी जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल चाहिए, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स देखते हैं वीडियोस को, तो प्लीज वो कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा या बुरा जो भी आपका व्यू है वो मेरे को जरूर कमेंट करके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए हमारा पहला टॉपिक है फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को DSSB-PRT में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पक्का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को।
फोर्सेस का मतलब होता है बल, यानी कि मनोविज्ञान के बल की बात हम कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी कि वो कौन कौन से फोर्सेज हैं जिसके कारण मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले। तो वैसे तो बहुत सारे फोर्सेज हैं, लेकिन मेनली हम 3 फोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है, जिनके कारण साइकोलॉजी के फील्ड में रिवोल्यूशन आ गया, क्रांति आ गई, ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला जो फोर्स है वो है साइको एनालिसिस फोर्स, ठीक है। ये कौन सा फोर्स है? फर्स्ट, सेकंड है बिहेवियरल और थर्ड है ह्यूमनिस्टिक फोर्स। तो ये 3 मेन फोर्सेस की बात हम करते हैं जिसके कारण साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले। अब किस तरह के चेंजेस आए, ये क्या है, इनमें क्या कहा गया है, किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिले, तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइको एनालिसिस फोर्स की। तो देखिए, साइको एनालिसिस फोर्स, या हम इसको कह सकते हैं हिंदी में विश्लेषणात्मक बल, मनोविश्लेषण बल हम इसको कहेंगे, या मनोविश्लेषणात्मक कह सकते हैं। तो ये जो साइको एनालिसिस फोर्स है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसके द्वारा दिया गया, इसके फादर कौन है, किसने ये दिया है। तो ये साइको एनालिसिस की बात कौन करते हैं? सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। फ्रॉइड का अहम नाम आता है जैसे ही साइको एनालिसिस की बात आती है, मनोविश्लेषण की बात आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? सिगमंड फ्रॉइड। तो ये एक इन्फ्लुएंशियल फोर्स है साइकोलॉजी का, जिस पर सबसे ज्यादा काम किसके द्वारा किया गया था? सिगमंड फ्रॉइड। इसके बाद बहुत सारे दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने भी काम किया है इस फील्ड में। मेन रोल किसका है? सिगमंड फ्रॉइड का। ये जो फोर्स है ये किस चीज पर एम्फसाइज करता है? अनकॉन्शियस प्रोसेस इन शेपिंग बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी, यानी कि हमारा जो बिहेवियर और जो हमारा व्यक्तित्व है उसको शेप देने में हमारा जो अनकॉन्शियस प्रोसेस है, यानी कि जो अचेतन प्रक्रियाएं हैं, उनका अहम रोल है। अब देखिए, फ्रॉइड ने जो है मन की 3 अवस्थाओं की बात की है। कौन कौन सी? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। उन्होंने सबसे ज्यादा काम किस पर किया है? अनकॉन्शियस मन पर किया है, अनकॉन्शियस माइंड की बात उन्होंने की है, ठीक है। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है, बिहेवियर इज ड्रिवन बाय अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट सच एज unresolved conflicts from childhood which can manifest as symptoms and problems in adulthood। तो देखिए, इस अप्रोच के कारण, इस अप्रोच में क्या कहा गया है कि भी जो हमारा व्यवहार है वो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि हमारे जो अनकॉन्शियस, यानी कि जो अचेतन मन में जो संघर्ष चल रहा होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाई, तो जो कॉन्फ्लिक्ट उनके कारण चल रहा है वो अहम रोल अदा करता है। यानी कि अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स का अहम रोल है, जो कि अनरिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो बचपन में हमारी जो इच्छाएं दब गई थी, ठीक है। तो वो क्या होती है? वो मैनिफेस्ट होती है कब? एक प्रॉब्लम और एक सिम्टम के रूप में एडल्टहुड में। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो जो है एक प्रॉब्लम के रूप में उभर कर सामने आती है। तो उन्हीं से हमारा जो व्यवहार है वो चलता है, ड्रिवन होता है, वो हमारे व्यवहार में झलकती हैं, ठीक है। कौन सी इच्छाएं? यानी कि जो इच्छाएं हम पूरा करना चाहते थे लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, तो वो जो इच्छाएं हैं, जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके द्वारा हमारा जो व्यवहार है वो ड्रिवन होता है, चलता है, वो हमारे व्यवहार में झलकती हैं। अब जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट हैं, ठीक है, यानी कि जो अचेतन मन में जो हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, जो अनरिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिसके कारण संघर्ष उत्पन्न हो रखा है, तो उनको जो है इंटरप्रेट करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए, उनको जानने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज की जा सकती है? तो फ्रॉइड ने कहा कि भाई उसके लिए फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस टेक्निक है, ठीक है। इन टेक्निक्स का प्रयोग करके जो है हमारे अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस और इंटरप्रेट किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन का मतलब मुक्त साहचर्य विधि। अब मुक्त साहचर्य विधि और ड्रीम एनालिसिस का मतलब स्वप्न विश्लेषण विधि। ये 2 टेक्निक ऐसी हैं जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं। अब ये जो दोनों टेक्निक हैं ये मैंने बिल्कुल आप लोगों को डिटेल में करवाई हुई है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं जो पर्सनैलिटी के मेथड्स या टेक्निक्स की बात मैंने की है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव, उसमें मैंने ये जो टेक्निक्स हैं उनको आप लोगों को समझाया हुआ है।
और साथ ही आप उस वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस टेक्निक है, ये कौन से मेथड या कौन सी टेक्निक का एक पार्ट है। ठीक है, तो देखिए साइको एनालिसिस फोर्स की बात सिगमंड फ्रॉइड करते हैं। उन्होंने किस चीज पर फोकस किया है, अनकॉन्शियस माइंड की बात उन्होंने की है। उनका मानना है कि भाई जो हमारा बिहेवियर और हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको शेप कौन देता है, अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि हमारा जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो हमारे अचेतन मन में दबी हुई इच्छाएं हैं, उन वही होती हैं जिनके द्वारा हमारा व्यवहार ड्रिवन होता है, हमारा व्यवहार को आगे शेप दी जाती है। अब जब साइको एनालिसिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं तो देखिए फ्रॉइड ने ईट, ईगो और सुपर ईगो इन पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो अगर आप ईट, ईगो, सुपर ईगो को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पर्सनैलिटी और थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी की वीडियो है, जो प्लेलिस्ट है, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी बाय सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, उसमें मैंने यहाँ पर डिटेल में करवाया हुआ है। तो जो ईट, ईगो, सुपर ईगो की बात की है तो मेन बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो ईट है उसमें क्या होती है, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जो प्रवृत्तियां होती हैं वो आ जाती है। यानी कि हमारी जो भी इच्छाएं होती है ना, व्यक्ति उनको क्या करना है, बाय हुक एंड क्रूक, यानी कि किसी भी तरह से, चाहे अच्छे तरीके से गलत तरीके से पूरा करने की कोशिश करता है। ईगो क्या है, ईगो जो है रियलिटी के प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, यानी कि ये ईड और सुपर ईगो, इन दोनों के बीच बैलेंस का काम कौन करता है, ईगो करता है। और जो सुपर ईगो है वो टोटली मोरालिटी के प्रिंसिपल पर आधारित है। डिटेल वीडियो आप साइको एनालिटिक थ्योरी जो सिगमंड फ्रॉइड की है पर्सनैलिटी की, वहां पर आप देख सकते हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। देखिए सेकंड फोर्स कौन सा है, बिहेवियरल फोर्स, यानी कि व्यवहारवादी हम इसको कह सकते हैं, व्यवहारवादी या व्यवहारात्मक बल हम इसको कह सकते हैं। तो जो बिहेवियरल फोर्स है, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए बिहेवियरल फोर्स की बात किसके द्वारा की गई है, या इसके जो जनक हैं या फादर हैं वो कौन है, तो कौन है, जेबी वॉटसन। ठीक है, जेबी वॉटसन है इसके फादर, यानी कि उन्होंने इस फोर्स की बात की है, बिहेवियरल फोर्स की बात जेबी वॉटसन के द्वारा की गई है, उनको इसका जनक माना जाता है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट बात। अब जो बिहेवियरल फोर्स है वो किस चीज पर एम्फसाइज करता है भाई, रोल ऑफ लर्निंग एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन शेपिंग बिहेवियर, यानी कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को शेप देने में दो चीजों का अहम रोल है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और रोल ऑफ लर्निंग। यानी कि रोल ऑफ लर्निंग में वो कंडीशनिंग की बात करते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो अप्रोच या ये जो फोर्स है ये किस चीज पर सजेस्ट करता है कि भाई व्यक्ति के व्यवहार को शेप देने में किसी भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, यानी कि जो वातावरण जन्य उद्दीपक होते हैं उनका अहम रोल है, चाहे वो रिवॉर्ड है या पनिशमेंट है। ठीक है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात उन्होंने बहुत ज्यादा की है कि अगर बच्चा अच्छा व्यवहार करता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जा सकता है, गलत करता है तो पनिशमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि भाई व्यक्ति के व्यवहार को मॉडिफाई करने के लिए इन्होंने कंडीशनिंग टेक्निक्स का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। कंडीशनिंग की बात इन्होंने की है। देखिए जो लर्निंग की थ्योरीज आप देखेंगे तो जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं, जैसे ई.एल. थॉर्नडाइक है, इवान पेवलोव है, बी.एफ. स्किनर है, हल है, तो ये जितने भी बिहेवियरिस्ट है, जेबी वॉटसन है, जॉन लॉक है, तो इन्होंने किस पर फोकस किया है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कंडीशनिंग की बात इन्होंने की है। तो जितनी भी लर्निंग की थ्योरीज हैं जो बिहेवियरिज्म के अंतर्गत आती हैं, तो उनमें क्या है, कंडीशनिंग के द्वारा सिखाया गया है। जैसे थॉर्नडाइक की थ्योरी की अगर हम बात करें तो वो अपनी बिल्ली को प्रयास, ट्रायल एंड एरर, यानी कि बार बार कंडीशनिंग करवाते हैं। स्किनर की अगर हम बात करें तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में, यानी कि वो जो अपने रैट और जो पिजन्स पर प्रयोग करते हैं तो उसमें उन्होंने कंडीशनिंग के द्वारा उनको सिखाया है। इवान पेवलोव ने जो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें भी उन्होंने कंडीशनिंग की बात की है, यानी कि कोई भी स्टिमुलस उसके प्रति रिस्पॉन्स। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, पहले क्रिया करनी होती है, उसके बाद उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे उसके बाद रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिलता है। तो कंडीशनिंग की बात उन्होंने की है। कंडीशनिंग टेक्निक्स का प्रयोग करके वो कहते हैं कि व्यवहार को चेंज किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। तो इस फोर्स से जो एसोसिएट है, जो मेन जिनका रोल है वो कौन कौन है, बी.एफ. स्किनर है, इवान पेवलोव है, थॉर्नडाइक है, जेबी वॉटसन है, जॉन लॉक है, जितने भी व्यवहारवादी आ जाएंगे वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। अब हम बात करेंगे थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, कौन सा है, ह्यूमनिस्टिक फोर्स। ह्यूमनिस्टिक को हम हिंदी में क्या कहेंगे, मानवतावादी। ठीक है, मानवतावादी दृष्टिकोण या मानवतावादी बल हम इसको कहेंगे। किसके द्वारा दिया गया है, यानी कि इसके जो जनक है वो कौन है, कार्ल रोजर। कार्ल रोजर को जो है इसका ह्यूमनिस्टिक फोर्स का फादर कहा जाता है। इसको जो है कार्ल रोजर को जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का पिता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है,
अब ये जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या ह्यूमनिस्टिक फोर्स है किस चीज पर इंपरसाइज करता है, देखिए वो जो मानवतावादी दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि भाई ह्यूमन यानी कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को शेप देने में दो चीजों का अहम रोल है। कौन कौन सा? सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस और दूसरा है पर्सनल ग्रोथ। यानी कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब जो आत्मजन्य अनुभव है, जो खुद के साथ अनुभव है वो, और पर्सनल ग्रोथ, इन दो चीजों के द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को शेप दी जा सकती है। तो ये जो अप्रोच है ये सजेस्ट करता है कि भाई व्यक्ति के अंदर इनहेरेंट कैपेसिटीज होती है क्रिएटिविटी की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, ग्रोथ की, यानी कि वो अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज कर सकता है, अपने आप को बेस्ट बना सकता है, बेहतर बना सकता है, ऐसी प्रवृत्तियां उसके अंदर इनहेरेंट होती हैं। ठीक है, तो मानवतावादी जो दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि जो ह्यूमन है उसका अहम रोल है, यानी कि उसको ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखा जाए। ठीक है, तो ये जो फोर्स है इसमें जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं यानी कि जो मेन साइकोलॉजिस्ट हैं वो कौन कौन से हैं? कार्ल रोजर हो गया, अब्राहम मैस्लो हो गया, और एक बुल्हर का नाम भी है। ठीक है, तो इन तीन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब जब अब्राहम मैस्लो की हम बात करते हैं तो उन्होंने मोटिवेशन की कौन सी थ्योरी दी है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उन्होंने मोटिवेशन की एक थ्योरी दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसमें उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की है। तो इस कारण से उनको जो है फादर ऑफ ह्यूमनिज्म का स्पिरिचुअल फादर भी कहा जाता है। ठीक है, ह्यूमनिज्म का स्पिरिचुअल फादर किसको कहा जाता है? अब्राहम मैस्लो को। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहता है कि ह्यूमैनिटी जो है सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो ये था आपका टॉपिक फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के बल हम कह सकते हैं या अप्रोच भी हम कह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी की। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं कौन कौन सी होंगी। फर्स्ट पॉइंट है इंपीरिकल। इंपीरिकल को हिंदी में हम कहेंगे अनुभवजन्य। ठीक है, क्या कहेंगे? अनुभवजन्य। यानी कि जो साइकोलॉजी है वो जो किस तरह के एविडेंसेस पर बेस्ड है? इंपीरिकल है, जो अनुभवजन्य है। ठीक है, जिन पर एक्सपेरिमेंट हो चुका है, क्योंकि इसमें जो साइंटिफिक रिसर्च मेथड का यूज किया जाता है। तो जो एविडेंस होंगे वो किस तरह के होंगे? इंपीरिकल होंगे। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल का मतलब सिद्धांतिक, हम इसको हिंदी में कहेंगे। ठीक है, साइकोलॉजी डेवलप्स थ्योरीज टू एक्सप्लेन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। देखिए साइकोलॉजी में बहुत सारी थ्योरीज हैं जो बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करती हैं। डेवलपमेंट की थ्योरीज है, लर्निंग की थ्योरीज हैं, ठीक है, बहुत सारी मोटिवेशन की थ्योरीज हैं। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को। इसके बाद है अप्लाइड। देखिए ये जो साइकोलॉजी है इसके जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में, यानी कि जो बिल्कुल वास्तविक संसार की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो जहां पर हम रहते हैं वहां पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें इसको अप्लाई किया जा सकता है, ये एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टी लेवल एनालिसिस। तो देखिए इसमें जो लेवल होंगे वो मल्टी लेवल पर एनालिसिस विश्लेषण किया जा सकता है। तो जैसे जब बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की बात करते हैं तो मल्टी लेवल कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे इंडिविजुअल लेवल हो गया, या सोशल लेवल, या कल्चरल लेवल की हम बात करते हैं। तो ठीक है, तो जो एनालिसिस जो हम करते हैं, जो एनालाइज हम करते हैं वो मल्टी लेवल एनालिसिस होता है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्सचुअल। कॉन्टेक्सचुअल का मतलब संदर्भ, संदर्भात्मक हम इसको हिंदी में कहेंगे, यानी कि जिस कॉन्टेक्स्ट में व्यक्ति रहता है उसके व्यवहार और उसकी मेंटल प्रोसेसेस पर जो जहां पर वो रहता है उस चीज का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो कॉन्टेक्सचुअल है। इसके बाद है मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, बहुत सारे इसके फील्ड हैं अलग अलग। ठीक है, जैसे बायोलॉजी का फील्ड हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, न्यूरो साइंस होगा, फोरेंसिक हो गया, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो गया, एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया। तो मल्टी डिसिप्लिन है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ मैंने आप लोगों को बताई। इसके अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, आप किसी बुक से वो पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रांचेस, फील्ड्स या स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। देखिए किसी भी तरह से आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि जो स्टूडेंट बीएड एमएड करते हैं तो पजल हो जाते हैं कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या होगा, या फील्ड क्या होगा, या ब्रांचेस। तो ये एक ही चीजें हैं। ठीक है, यानी कि शाखाएं या क्षेत्र या स्कोप हम कह सकते हैं इसके लिए। तो बहुत सारी वेरियस ब्रांचेज है साइकोलॉजी की। ठीक है, जिसमें अलग अलग ह्यूमन एस्पेक्ट्स यानी कि ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उन पर फोकस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मेन ब्रांचेज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो देखिए जब एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है, यानी कि व्यक्ति का जो मेंटल डिसऑर्डर और एबनॉर्मल बिहेवियर है उसका ट्रीटमेंट और उसके पीछे के कॉजेज क्या रहेंगे उस चीज पर फोकस किया जाता है। इसके बाद है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो ये किस चीज पर, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होगा उस चीज पर फोकस करती है। इसके बाद है क्लिनिकल साइकोलॉजी। देखिए क्लिनिकल का मतलब होता है नैदानिक। ठीक है, नैदानिक मनोविज्ञान इसको हम कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उनको किस तरह से
डायग्नोज करना है, उनका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, इस चीज पर फोकस किया जाता है। इसके बाद है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो देखिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम कॉग्निशन की बात करते हैं, यानी कि हमारा जो संज्ञान है वो किस तरह से काम करता है, यानी कि हम किस तरह से परसीव करते हैं, ध्यान प्रक्रिया क्या होगी, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग या थिंकिंग, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, यानी कि हमारा जो मेंटल प्रोसेस है उसकी बात हम करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। इसके बाद है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान। इसमें क्या है कि भाई व्यक्ति जो है पूरे लाइफ स्पेन के दौरान, यानी कि अपनी पूरी थ्रू आउट लाइफ किस तरह से वो डेवलप करता है, ठीक है, बचपन से लेकर जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, तो उन सारी चीजों को एग्जामिन किया जाता है, किस तरह के चेंजेस व्यक्ति के व्यवहार में देखने को मिलते हैं, उन सब चीजों को यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, किसमें, विकासात्मक साइकोलॉजी में। इसके बाद है एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान हम इसको कहेंगे। तो जो टीचिंग और लर्निंग है उसमें किस तरह से इंप्रूवमेंट करना है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स मेथड्स को यूज करके, वो सारी चीजें हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में देखते हैं। इसके बाद है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो देखिए एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या होता है, यानी कि बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को साइंटिफिक मेथड से स्टडी किया जाता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स का यूज करके किया जाता है। इसके बाद है फोरेंसिक साइकोलॉजी। फोरेंसिक साइकोलॉजी में क्या होता है, जो भी लीगल इश्यूज हैं जैसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल्स हो गया, इन सब से रिलेटेड होती है फोरेंसिक साइकोलॉजी। इसके बाद है हेल्थ साइकोलॉजी, किससे रिलेटेड होगी, हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड होगी। इसके बाद है न्यूरो साइकोलॉजी, किससे रिलेटेड होगी, ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद है सोशल साइकोलॉजी में क्या होता है, सोशल फैक्टर्स से रिलेटेड है, यानी कि हमारा जो व्यवहार और जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उस पर जो है सोशल फैक्टर्स या सामाजिक कारक है वो किस तरह से उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इन सब चीजों को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। इसके बाद है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, यानी कि जो खेल मनोविज्ञान हम इसको कहेंगे, यानी कि जो एथलेटिक्स परफॉर्मेंस है उसको किस तरह से इनहेंस किया जा सकता है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स या मेथड्स के द्वारा, इन सारी चीजों का हम अध्ययन किसमें करते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने सारी ब्रांचेज नहीं लिखी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट या जो मेन ब्रांचेज है उसकी बात यहाँ पर हमने की है। इसके अलावा आप लोगों को किसी बुक में जो है और भी बहुत सारी ब्रांचेज देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये था स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। अब हम बात करेंगे मेजर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी के कौन कौन से मेजर गोल्स हैं, मुख्य लक्ष्यों की बात हम करेंगे। तो जो पहला है वो क्या है, डिस्क्राइब बिहेवियर। तो देखिए साइकोलॉजी क्या करती है, व्यवहार को डिस्क्राइब करती है, यानी कि हमारा जो बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस है उसको डिस्क्राइब करती है। कौन करती है, साइकोलॉजी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल क्या है, एक्सप्लेन बिहेवियर, यानी कि व्यवहार को एक्सप्लेन करती है, यानी कि हमारा जो व्यवहार या मेंटल प्रोसेसेस है, मानसिक प्रक्रियाएं हैं, उनके पीछे कॉजेज क्या क्या हैं, उन चीजों को वो क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट बिहेवियर, यानी कि व्यवहार को प्रिडिक्ट करती है, किसके आधार पर, पास्ट बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस के आधार पर हमारा जो फ्यूचर में बिहेवियर और जो हमारी मानसिक प्रक्रिया रहेंगी उसके बारे में प्रिडिक्शन करती है साइकोलॉजी। नेक्स्ट मेजर गोल है कंट्रोल और चेंज बिहेवियर, यानी कि व्यवहार को कंट्रोल करना या चेंज करना। तो साइकोलॉजी का एम है कि भाई हमारे व्यवहार को किस तरह से कंट्रोल करना है या इसमें किस तरह के चेंजेज आएंगे, उससे रिलेटेड इंटरवेंशंस क्या क्या रहेंगे, प्रावधान क्या रहेंगे, उनको डेवलप करती है। तो साइकोलॉजी के मेजर 4 गोल है। सबसे पहले डिस्क्राइब करती है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करती है, यानी कि हमारे व्यवहार के पीछे के कॉजेज क्या क्या है, फिर जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसके आधार पर हमारा फ्यूचर में क्या व्यवहार रहेगा उसको प्रेडिक्ट करती है। कंट्रोल और चेंज बिहेवियर, यानी कि हमारा जो व्यवहार है उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह के चेंजेज होने चाहिए, उसके लिए क्या क्या प्रावधान, क्या क्या इंटरवेंशन प्रोग्राम्स हो सकते हैं, उसके बारे में बताती है, ठीक है। तो ये 4 मेजर गोल हम कह सकते हैं साइकोलॉजी के। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि जो मनोविज्ञान है उसके संप्रदाय कौन कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने DSSB PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो उसी सीरीज में आज का जो हमारा ये 6th लेक्चर रहेगा, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की, ठीक है। तो ये जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, इसको हम कहेंगे हिंदी में मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से हैं, ठीक है। मनोविज्ञान के संप्रदाय या हम स्कूल कह सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि साइकोलॉजी होती क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशंस,
इवोल्यूशन, हिस्ट्री हम कह सकते हैं, किस तरह से साइकोलॉजी का प्रारंभ हुआ, ठीक है, उसकी हिस्ट्री क्या है, स्कोप ऑफ या ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, मेजर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। पिछली 2 वीडियोस आप साइकोलॉजी से रिलेटेड देख सकते हैं, ठीक है, या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो मैं बेस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि ये जो बेसिक चीजें हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड वो मैं करवा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ आप लोगों को। आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट बात करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की, यानी कि मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ से इसका इवोल्यूशन होता है। तो इवोल्यूशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इवोल्यूशन जब मैंने करवाया था, यानी कि साइकोलॉजी का प्रारंभ या हिस्ट्री, इतिहास जो मैंने करवाया था, उसमें मैं ये स्कूल्स की बात भी कर चुकी हूँ, लेकिन डिटेल में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आपका जो DSSB PRT का एग्जाम होगा उसमें जो है क्वेश्चंस इस तरह के देखे गए हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो 6 या 7 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं इनको हम डिटेल में करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो अगर हम बात करें तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी बहुत सारे हैं, यानी कि जो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज की इस वीडियो में जो है हम इस 7 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बात करेंगे, यानी कि ये जो 7 संप्रदाय हैं इनको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। और यहाँ पर मैंने इनको बिल्कुल सीक्वेंस में लगाया है, ठीक है। जिस तरह से साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तो पहले कौन सा स्कूल आया, यानी कि पहला कौन सा संप्रदाय था, उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सीक्वेंस में है, ठीक है। फर्स्ट से लेके 7 तक पहले स्ट्रक्चरलिज्म आता है, उसके बाद फंक्शनलिज्म, उसके बाद साइको एनालिसिस, ठीक है, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये 7 स्कूल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बेस भी क्लियर हो जाएगा। साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो आपको सारी समझ आ जाएंगी इन स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को जब आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इनको 1 बाय 1। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म की। तो पहला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि संरचनावाद, ठीक है। संरचनावाद इसको हम हिंदी में कहेंगे। तो ये कौन सा स्कूल है, पहला, फर्स्ट साइकोलॉजिकल अप्रोच है। अब बात करते हैं कि भाई इसको क्या कहा गया, स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद क्यों कहा गया। एक बेस, एक फाउंडेशन का काम करता है। जब साइकोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक ब्रांच के रूप में अध्ययन किया जाने लगा, यानी कि व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उसको जो है साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक तरीके से समझा जाने लगा, ठीक है, कि वो एक साइंस की ब्रांच है। इसमें जो ह्यूमन बिहेवियर या मेंटल प्रोसेसेस का जो अध्ययन किया जाएगा वो किस तरह से किया जाएगा, साइंटिफिक तरीके से। तो यहाँ से एक तरह से उसकी शुरुआत होती है स्ट्रक्चरलिज्म से, संरचनावाद से। अब बात करते हैं कि भाई इसके जो फाउंडर थे स्ट्रक्चरलिज्म के या संरचनावाद के, वो कौन थे, फाउंडर कौन थे, विल्हम वुंड। विल्हम वुंड कौन से सन में की थी, 1879 में इन्होंने, ये जर्मन स्कॉलर थे। 1879 में इन्होंने जर्मनी के एक लिप्जिंग नामक जगह पर, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी फैक्ट्स में आप लोगों को करवा चुकी हूँ, लिप्जिंग नामक जगह पर इन्होंने पहला साइकोलॉजी का एक लैब बनाया, एक लेबोरेटरी बनाई, एक प्रयोगशाला बनाई, किसके लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ताकि ह्यूमन बिहेवियर या मेंटल प्रोसेसेस या माइंड का जो स्ट्रक्चर है उसको अध्ययन करने के लिए इन्होंने पहली साइकोलॉजी की एक प्रयोगशाला खोली। कहाँ पर खोली, जर्मनी के लिप्जिंग नामक जगह पर, ठीक है, लिप्जिंग नामक शहर में 1879 में। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। तो जो विल्हम वुंड है उनको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए शुरुआत की थी। ओके, अब आता है एडवर्ड टिचनर। ये कौन थे, ये स्टूडेंट थे विल्हम वुंड के। इन्होंने भी बेसिकली इसी फील्ड में काम किया, यानी कि संरचनावाद पर इन्होंने भी काम किया है। अब इन दोनों का अहम रोल है। इन्होंने क्या काम किया, यानी कि उन्होंने किसकी बात की है स्ट्रक्चरलिज्म में, यानी कि संरचनावाद की जो बात करते हैं तो वो क्या है बेसिकली। तो इन्होंने माइंड का जो स्ट्रक्चर है उस पर उन्होंने काम किया कि जो मन की संरचना है उसको किस तरह से समझा जा सकता है, उसको समझने पर बेसिकली इन्होंने काम किया है। तो इसके लिए उन्होंने एक मेथड यूज किया था। कौन सा मेथड था, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है, पूछा जा सकता है कौन से मेथड का प्रयोग किया, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मेथड का मतलब होता है अंतर्दर्शन विधि, यानी कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन की बात इन्होंने की, यानी कि खुद को मतलब अपने आप ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर को समझने के लिए इन्होंने मेथड यूज किया वो कौन सा था, स्ट्रक्चरलिज्म। अब इसके बाद जो है इस फील्ड में, यानी कि जो संरचनावाद की हम बात कर रहे हैं, आगे जो है वुंड और टिचनर के अलावा एक और साइकोलॉजिस्ट है जिनका अहम रोल है, वो है स्टेनले हॉल, ठीक है। उनका भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है किसमें, एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म में, यानी कि उन्होंने संरचनावाद को और आगे एक्सपेंड किया।
अब एक इंपॉर्टेंट बात कि जो स्टैनले हॉल है उन्होंने एक साइकोलॉजी लेबोरेटरी खोली, कहा साइकोलॉजी का एक लैब बनाया, कौन सी यूनिवर्सिटी में बनाया, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में। और साथ ही इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई ये जो पहले प्रेसिडेंट थे किसके, एपीए, एपीए क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, स्टैनले हॉल। अगर मैं बात करूं वीमेन की, यानी कि औरत कौन थी या महिला कौन थी, जो एपीए की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो कौन थी, वो मैं ऑलरेडी आपको जो पहला कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी हमने किया था तो उसमें मैं आप लोगों को फैक्ट्स में बता चुकी हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एपीए की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि जो संरचनावाद है, इसमें जो विल्हेम वुंड टिचनर या स्टैनले हॉल इन्होंने जो काम किया है, तो स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद कहता है कि जो मन का स्ट्रक्चर है बेसिकली उसको तोड़कर समझना, यानी कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसका अध्ययन करने की बात इन्होंने की है कि जो स्ट्रक्चर है माइंड का उसको किस तरह से स्टडी किया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड का प्रयोग किया है। ठीक है, मन की संरचना को समझने पर इन्होंने फोकस किया है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की बात इन्होंने की है। इसके बाद है फंक्शनलिज्म। देखिए फंक्शनलिज्म को हम हिंदी में कहेंगे परकार्यवाद। ये कौन सा है, ये दूसरा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। किसके मतलब रिस्पॉन्स में ये इमर्ज हुआ, यानी कि किसके ऑपोजिशन में ये खड़ा हुआ, स्ट्रक्चरलिज्म। इनका मानना क्या था कि भाई जो संरचनावाद है, संरचनावादियों का मानना था कि माइंड के स्ट्रक्चर की बात उन्होंने की है, माइंड के स्ट्रक्चर को समझने की बात उन्होंने की है। तो फंक्शनलिज्म यानी कि जो प्रकार्यवाद है वो ये कहता है कि स्ट्रक्चर की बजाय हमारा जो माइंड है बेसिकली वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से उसके फंक्शंस हैं, यानी कि वो काम किस तरह से करता है, उसकी क्रियाएं या कार्य क्या होंगे, उस चीज पर बेसिकली इन्होंने बात की है। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर को समझने की बजाय उसके फंक्शंस पर फोकस किया जाना चाहिए कि वो काम किस तरह से करता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके जो जनक हैं वो कौन थे, विलियम जेम्स। 19वीं शताब्दी में ये इमर्ज हुआ था, यानी कि 19वीं शताब्दी में ये इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, डार्विन की जो इवोल्यूशन की थ्योरी है, ठीक है, इवोल्यूशन की जो थ्योरी है वहां से इसकी शुरुआत होती है। और कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका अहम रोल है, तो जॉन डीवी का भी इसमें जो है हम मानते हैं कि उन्होंने भी इस फील्ड में काम किया है, फंक्शनलिज्म के फील्ड में। तो फंक्शनलिज्म में बेसिकली एक इंपॉर्टेंट बात यही कही गई है कि भाई स्ट्रक्चर को समझने की बजाय जो हमारा माइंड काम करता है उस चीज पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो जो फंक्शनलिज्म है वो किस चीज पर एम्फसाइज करता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, हाउ द माइंड अडेप्ट्स टू द एनवायरनमेंट, यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो माइंड है वो इन्वायरमेंट में किस तरह से अडेप्ट करता है, हम चीजों के प्रति किस तरह से कार्य करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने फंक्शंस की बात की है, कार्यों की बात की है, बजाय कि स्ट्रक्चर को समझने की। इसके बाद जो थर्ड नंबर का स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, यानी कि थर्ड नंबर का जो संप्रदाय है वो है साइको एनालिसिस। इसको हम हिंदी में कहेंगे मनोविश्लेषणवाद। देखिए मनोविश्लेषणवाद का नाम आते ही आपके दिमाग में किसका नाम आता है, हमने पर्सनालिटी का जो टॉपिक किया था तो उसमें भी हमने पढ़ा था। जैसे ही साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिक वर्ड हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में किसका नाम आता है, सिगमंड फ्रॉइड का। तो इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का जो डेवलपमेंट था वो कब हुआ था, 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में हुआ था। इन्होंने क्या था, इसके फादर कौन थे, तो कौन थे, सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इन्होंने किसके ऑपोजिशन में, फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म के ऑपोजिशन में इस संप्रदाय की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा स्ट्रक्चर और फंक्शन की बजाय उन्होंने किस बात पर फोकस किया है, इन्होंने फोकस किया है अनकॉन्शियस माइंड। इनका मानना था, देखिए इन्होंने जो है माइंड की 3 स्टेट्स बताई हैं, कौन कौन सी, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। ठीक है, तो इन्होंने कॉन्शियस माइंड जो है 1/9 भाग ही होता है। तो बेसिकली इन्होंने जो काम किया है वो अनकॉन्शियस माइंड पर इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। उनका मानना है कि हमारा जो बिहेवियर है उसको शेप देने में हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो अचेतन मन है, उसका अहम रोल है। तो देखिए जो फ्रॉइड थे उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर यानी कि जो हमारा बिहेवियर है वो किस तरह से चलाया जाता है, उसको कौन चलाता है। तो उनका मानना है कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है उसमें हमारी जो डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, यानी कि हमारी जो दबी हुई इच्छाएं हैं जिनको बचपन में हम पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण हमारे अचेतन मन में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, द्वंद चलता रहता है, वो हमारे व्यवहार को शेप देता है, उनका अहम रोल होता है। तो बेसिकली इन्होंने किसकी बात की है, अनकॉन्शियस माइंड पर इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, इसके बाद है बिहेवियरिज्म। देखिए बिहेवियरिज्म यानी कि 4th नंबर का स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। बेसिकली इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, व्यवहारवाद। वैसे अगर हम बात करें व्यवहारवाद की तो डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म, जो लर्निंग की बेस थ्योरीज हैं। ठीक है,
तो आप अगर देखना चाहें बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म को, तो यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में मैंने वहां चीजें एक्सप्लेन की हैं। इसकी जो शुरुआत थी किसके अगेंस्ट हुई थी? स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म की। इनका मानना था, यानी कि जो व्यवहारवादी हैं वो क्या कहते हैं कि जो फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म या साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषणवाद, इनके अगेंस्ट में इसकी शुरुआत हुई थी। इनका मानना है कि भाई स्ट्रक्चर या उसका कार्य को समझने की बजाय जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है उस चीज पर फोकस किया जाना चाहिए, यानी कि जो दिखाई दे रहा है वही एक्चुअली उसी का अहम रोल है। यानी कि आप स्ट्रक्चर को समझ रहे हो या वो कार्य कैसे कर रहा है या अनकॉन्शियस माइंड की, तो इन चीजों को समझने की बजाय किस चीज पर फोकस किया इन्होंने? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात इन्होंने की है, यानी कि जो दिखाई दे रहा है उस चीज पर फोकस किया। बेसिकली इन्होंने इन्वायरमेंट की बात की है, यानी कि बच्चों को जिस तरह की इन्वायरमेंट में आप रखोगे वो उसी तरह से बन जाएंगे। तो जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं इन्होंने एक के तबुला रासा शब्द का प्रयोग किया है। तो उनका मानना है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक ब्लैंक स्लेट की बात ही होता है, तो जिस तरह की इन्वायरमेंट में रहेगा तो वो इन्वायरमेंट उसको शेप देता है, उसके व्यवहार को। ठीक है, तो इन्होंने किसकी बात की है? इन्वायरमेंट पर इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात इन्होंने की है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो बिहेवियरिज्म है ये इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके फादर कौन थे, फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर की अगर हम बात करें तो कौन थे? जॉन वॉटसन। ठीक है, तो इन्होंने किस चीज पर फोकस किया? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर रादर देन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो देखिए जितने भी बिहेवियरिस्ट रहे हैं, चाहे वो E.L. थॉर्नडाइक है, इवेन पैवलो है, B.F. स्किनर है, हल है, तो इन्होंने किस चीज पर फोकस किया है? बेसिकली इन्होंने कंडीशनिंग की बात की है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात इन्होंने की है, यानी कि कंडीशनिंग के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को शेप दी जा सकती है। जो कि आप लोगों ने जो थ्योरीज हमने पढ़ी है, लर्निंग की जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं जो बिहेवियरिज्म के अंतर्गत आती हैं, तो जिसमें कौन कौन सी आती हैं? ट्रायल एंड एरर थ्योरी में, यानी कि प्रयास और त्रुटि विधि जो है, त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, उसमें किस तरह से वो अपनी बिल्ली को सिखाते हैं, या इवेन पैवलो ने किस तरह से डॉग को ट्रेन किया है, या B.F. स्किनर जो है अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में जो है पिजन्स और रैट को किस तरह से क्रियाएं करना सिखाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली किस चीज का? कंडीशनिंग का प्रयोग किया है, किस तरह से ट्रेन किया है? कंडीशनिंग यूज किया है इन्होंने। ठीक है, तो कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इन चीजों पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। उसके लिए वो क्या करते हैं? कंडीशनिंग जब वो करवाते हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात इन्होंने की है, यानी कि जैसे जो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें अगर वो अच्छा काम करता है तो रिवॉर्ड दिया जाता है, अगर अदरवाइज उसको पनिशमेंट दिया जाता है। तो रिवॉर्ड, पनिशमेंट, कंडीशनिंग की बात इन्होंने की है। तो ये क्या मानते हैं कि जो हमारा व्यवहार है वो किस तरह से प्रिडिक्ट और कंट्रोल किया जा सकता है? मैनिपुलेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली, यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुली यानी कि जो बाह्य उद्दीपक है उसका अहम रोल है, उसके द्वारा व्यवहार को प्रिडिक्ट और कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्टिमुलस होता है, उसके प्रति किस तरह से वो रिस्पॉन्स करवाते हैं, किस तरह की कंडीशनिंग या अनुबंधन बनाने की कोशिश करते हैं। तो बिहेवियरिज्म वाले किस चीज पर? कंडीशनिंग पर फोकस किया है। इन्वायरमेंट को इन्होंने अहम माना है। उनका मानना है कि भाई बच्चे की लाइफ में या उसके व्यवहार को शेप देने में इन्वायरमेंट का अहम रोल है। हेरिडिटी को इन्होंने बिल्कुल नकार दिया है। ठीक है, बिहेवियरिज्म के बाद जो नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है वो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। कुछ लोग इसको जेस्टाल्ट भी बोलते हैं, तो ये प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके लिए हिंदी में भी हम गेस्टाल्ट शब्द ही यूज करते हैं, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है वो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहाँ से इमर्ज हुआ, यानी कि इस संप्रदाय की शुरुआत कहाँ से हुई? जर्मनी से हुई थी 20वीं शताब्दी के आसपास। इसके जो फाउंडर थे, फादर थे, वो कौन थे? मैक्स वर्दाइमर। इसके अलावा वुल्फगैंग कोहलर और कुर्ट कोफका का भी नाम इसमें आता है। इसके अलावा कुर्ट लेविन की बात भी हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, उनका भी रोल है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में। तो जो वर्ड है गेस्टाल्ट वो कौन सी भाषा का शब्द है? बहुत इंपॉर्टेंट बात, जर्मन भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? शेप, फॉर्म या एज अ होल, यानी कि किसी चीज को संपूर्ण तौर पर देखना बजाय कि उसको टुकड़ों में बांटकर, उसको कंपोनेंट्स या पार्ट्स में देखने की बजाय किसी भी चीज को एज अ होल स्टडी करना। ठीक है, तो जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि भाई किसी भी चीज को कंपोनेंट्स या पार्ट्स में अध्ययन करने की बजाय किसी भी समस्या को एज अ होल देखना है, संपूर्ण तौर पर देखना है। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली किसकी बात की है? इन्होंने इंसाइट की बात की है, अंतर्दृष्टि की बात की है। तो आप लोगों ने जो है इंसाइट लर्निंग की जो इंसाइट थ्योरी है जो कोहलर के द्वारा दी गई है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वो किस तरह से अपने चिंपैंजीज को, ठीक है, कि बनाना ऊपर से निकालना, रूम में जो बनाना टांग दिए जाते हैं, किस तरह से वो उतारते हैं उससे। तो वो उन्होंने बेसिकली इंसाइट की बात की है, अंतर्दृष्टि की बात की है। ठीक है, तो जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है वो किस चीज को रिजेक्ट करती है? वो स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि संरचनावाद में जो बेसिकली बात की गई है कि जो मन की संरचना को कंपोनेंट्स में बांटकर
टुकड़ों में तोड़कर अध्ययन करने की जो बात कही है, तो उसकी बजाय उन्होंने कहा है कि किसी भी चीज को एज अ होल संपूर्ण तौर पर अध्ययन किया जाना चाहिए बजाय कि कंपोनेंट्स या पार्ट्स के। ये बात उन्होंने बेसिकली कही है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसको हम हिंदी में, कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञान, ठीक है, इसको हिंदी में हम कहेंगे संज्ञानवाद, ठीक है। तो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1960 में हुई थी। इसके फाउंडर की अगर हम बात करें तो कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है? एक तो है जॉर्ज मिलर, ठीक है, मतलब कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस फील्ड में काम किया? जॉर्ज मिलर, इसके अलावा ब्रूनर, ठीक है, और इसके अलावा हम जीन प्याजे की बात करते हैं। तो प्याजे का तो अहम रोल है जब हम कॉग्निशन की बात करते हैं। तो जॉर्ज मिलर, ब्रूनर और जीन प्याजे का नाम आता है। इन्होंने बेसिकली किसकी बात की है, किस चीज पर फोकस किया है? मेंटल प्रोसेसेस की बात की है। कौन से मेंटल? यानी कि हमारा जो संज्ञान है वो किस तरह से प्रक्रियाएं करता है, किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से चीजों को परसीव करता है, यानी कि परसेप्शन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, थिंकिंग, किस तरह से चीजों को सोचता है, उस चीज पर इन्होंने फोकस किया है। रादर देन इन्होंने किसको रिजेक्ट किया है? बिहेवियरिस्ट अप्रोच को इन्होंने रिजेक्ट किया, यानी कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात जो बिहेवियरिस्ट करते हैं उसको उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट किया है। उनका मानना है कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बजाय किस चीज पर फोकस करना चाहिए? इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि हमारा जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो किस तरह से चीजों को देखती हैं, किस तरह से कार्य करती हैं, उस चीज पर इन्होंने फोकस किया है, ठीक है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बाद हम बात करेंगे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की। ह्यूमनिस्टिक के लिए हम हिंदी में मानवतावाद, ठीक है, मानवतावाद शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, यानी कि इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की शुरुआत कब हुई? 20वीं शताब्दी के आसपास ये इमर्ज हुआ। किसके रिस्पॉन्स में हुआ? बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस, यानी कि ये जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो मानवतावादी थे, वो बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस के बिल्कुल अगेंस्ट थे। इसके जो फाउंडर हैं, यानी कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के फाउंडर किसको माना जाता है? कार्ल रोजर को, ठीक है। इसके अलावा अब्राहम मैस्लो का भी अहम रोल रहा है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में। अब्राहम मैस्लो को क्या कहा जाता है? स्पिरिचुअल फादर, ठीक है, स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, ठीक है। किसको कहा जाता है? अब्राहम मैस्लो को। अगर फाउंडर की बात करें तो वो कौन है? कार्ल रोजर। ये दोनों ही साइकोलॉजिस्ट जो है बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस के बिल्कुल अगेंस्ट में थे। इनका मानना क्या है कि भाई व्यक्ति के अंदर खुद को डेवलप करने की इनहेरेंट कैपेसिटीज होती है, वो अपने आप को बेहतर बना सकता है, ठीक है। उसके अंदर ऐसी प्रवृत्तियां होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर, खुद के अंदर है। तो अब्राहम मैस्लो की अगर आप नीड थ्योरी पढ़ेंगे तो उन्होंने उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात भी की है, ठीक है। तो ये जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ये किस चीज पर इंफसाइज करता है, किस चीज को इंपॉर्टेंस देता है? सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और पर्सनल ग्रोथ, यानी कि व्यक्ति के जो आत्मपरक अनुभव है और उसकी जो पर्सनल ग्रोथ है, यानी कि व्यक्ति खुद को अपने आप डेवलप कर सकता है, ऐसी उसके अंदर कैपेसिटीज होती हैं, ठीक है। तो इस चीज पर इन्होंने फोकस किया है। तो देखिए ये था आज का हमारा टॉपिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो इस टॉपिक के साथ आज की वीडियो को मैं क्लोज करती हूँ, यानी कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका बेस तैयार करेगा। आगे साइकोलॉजी में जो भी आप पढ़ेंगे, सीडीपी वगैरह जो भी करेंगे, तो उसके लिए एक बेस का काम करेगा, ठीक है। बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। DSSB PRT में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट MCQs रहेंगे, यानी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी या स्कोप ऑफ साइकोलॉजी या ये जो इवोल्यूशन की बात हमने की है या स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ये 3-4 जो वीडियोस साइकोलॉजी से रिलेटेड रही हैं, इनके से रिलेटेड जितने भी MCQs होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और हो जाए कि आप लोगों ने जो पढ़ा है वो आप लोगों को समझ आया भी है कि नहीं। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज या फीडबैक या कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो आज की इस वीडियो में जो है उसी सीरीज का ये 7th लेक्चर रहेगा। और आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट MCQs की, यानी कि
कौन कौन से टॉपिक, जो कि रिसेंटली मैंने अभी साइकोलॉजी का टॉपिक करवाया है, उसी टॉपिक से रिलेटेड आज की वीडियो में जो है हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज मैं आप लोगों को साथ साथ इसलिए देती हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से हो जाए, क्योंकि एमसीक्यूज देखिए वही के वही एमसीक्यूज आप लोगों को नहीं मिलेंगे, सिर्फ उससे क्या है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, आप लोगों को और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, इसलिए हम एमसीक्यूज को साथ साथ करते हैं। क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज रहेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी और मेजर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये सारे के सारे सब टॉपिक्स में अभी रिसेंटली आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आप पहले उनको देखिएगा, उसके बाद ही इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही मतलब सिंपल भी लगेंगे आपको क्वेश्चंस, लेकिन उससे क्या है कि आपका बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं DSSB PRT में। क्वेश्चन क्या है? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइकोलॉजी? देखिए, फादर ऑफ साइकोलॉजी यानी कि साइकोलॉजी का पिता या जनक किसको कहा जाता है? सिगमंड फ्रॉइड, B.F. स्किनर, विल्हेम वुंड या जॉन वॉटसन? तो किसको कहा जाता है? मैंने बिल्कुल आप लोगों को करवाया है, आपका आंसर होगा विल्हेम वुंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच पीरियड ऑफ साइकोलॉजी फोकस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर? देखिए, ऑब्जर्वेबल यानी कि जो दिखाई देता है उसी व्यवहार पर फोकस किया जाना चाहिए। ये कौन सा पीरियड बताता है? यानी कि जब हमने इवोल्यूशन की बात की थी तो हमने पीरियड्स डिस्कस किए थे, यानी कि पहला फिलोसफिकल पीरियड, अर्ली साइंटिफिक पीरियड, बिहेवियरिस्टिक पीरियड, कॉग्निटिव पीरियड, उसके बाद था मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात कौन से साइकोलॉजिस्ट करते हैं या कौन से पीरियड में आएगी? तो कौन करता है? बिहेवियरिस्ट करते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? बिहेवियरिस्ट पीरियड। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which school of psychology focuses on the role of unconscious thoughts and emotions? देखिए, कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में अनकॉन्शियस थॉट्स और इमोशंस की बात की गई है या अनकॉन्शियस थॉट्स और इमोशंस पर फोकस किया गया है? बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म, साइको एनालिसिस या स्ट्रक्चरलिज्म? तो देखिए, कौन से में की गई है? आपका आंसर क्या होगा? साइको एनालिसिस। यानी कि जब मन की अवस्थाओं की बात आती है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और स्पेशली जब हम बात करते हैं अनकॉन्शियस थॉट्स और इमोशंस की, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्या आता है? सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, और उन्होंने कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बात की है? साइको एनालिसिस, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक वाद की उन्होंने बात की है, या स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की उन्होंने बात की है। अप्रोच कह सकते हैं, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, अब बिहेवियरिज्म की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा दिया गया है? J.B. वॉटसन। ठीक है, ये आपको नाम पता होना चाहिए, हालांकि मैं करवा चुकी हूँ। ह्यूमनिज्म की बात करें तो कार्ल रोजर। ठीक है, साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड की हमने बात कर ली है। स्ट्रक्चरलिज्म की हम बात करें तो ये किसके द्वारा दिया गया है? विल्हेम वुंड के द्वारा। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the main goal of cognitive psychology? देखिए, कॉग्निटिव साइकोलॉजी का मेन गोल क्या है? यानी कि जब हम कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक साइकोलॉजी या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की बात करते हैं तो उसका मेन गोल क्या है? उसमें किस चीज पर फोकस किया गया है? टू स्टडी द एडेप्टिव फंक्शंस ऑफ बिहेवियर, टू स्टडी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, टू स्टडी मेंटल प्रोसेसेस सच एज परसेप्शन एंड मेमोरी, टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स ऑन बिहेवियर। तो कौन से मतलब क्या है मेन गोल कॉग्निटिव साइकोलॉजी का? किस चीज पर फोकस किया गया है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? कॉग्निशन की बात करते हैं, यानी कि हमारी जो संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं, परसेप्शन है, मेमोरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग, यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो किस तरह से काम करता है, उन सारी चीजों पर फोकस किया जाता है। मेंटल प्रोसेसेस की हम बात करते हैं। ठीक है, कॉग्निशन की बात करते हैं। तो आपका आंसर नंबर क्या रहेगा? टू स्टडी मेंटल प्रोसेसेस सच एज परसेप्शन एंड मेमोरी। देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो है टू स्टडी द अडेप्टिव फंक्शंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर से रिलेटेड है। किस पे आ जाएगा? बिहेवियरिज्म में। टू स्टडी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात भी हम बिहेवियरिज्म में करते हैं। ठीक है, मेंटल प्रोसेसेस की बात हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में करते हैं। टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स ऑन बिहेवियर, तो इसकी बात हम इवोल्यूशन साइकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which characteristics is most important in defining psychology? यानी कि देखिए, ये characteristics दी गई है साइकोलॉजी की, लेकिन इनमें पूछा गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है या सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कह रही हूँ, करेक्टरिस्टिक की बात की गई है, यानी कि विशेषता पूछी गई है साइकोलॉजी की, जो साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है, वो डेफिनेशन आपको बतानी है। इट इज अ साइंटिफिक फील्ड, बिल्कुल है।
इट स्टडीज बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, बिल्कुल बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस का अध्ययन इसमें किया जाता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, बिल्कुल है। तो वैसे तो अगर हम बात करें तो सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है, साइकोलॉजी की है, ठीक है। लेकिन क्या पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को इनमें से लगती है वो आपको बतानी है। तो साइकोलॉजी को जो डिफाइन करती हुई कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी है, इट स्टडीज बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि इसमें व्यक्ति के व्यवहार और उसकी जो मानसिक क्रियाएं हैं उसका अध्ययन साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which period of psychology is associated with the establishment of the first laboratory for experimental psychology? देखिए इनमें से किस पीरियड से एसोसिएट है, यानी कि जो साइकोलॉजी का पहला लैब खोला गया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो कौन से पीरियड में आएगा, यानी कि कौन से पीरियड में उसकी बात की गई थी, फिलोसफिकल पीरियड में की गई थी या अर्ली साइंटिफिक या बिहेवियरिस्ट या कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो देखिए फिलोसफिकल पीरियड में तो साइकोलॉजी को किस तरह से समझा जाता था कि भाई आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है या कॉन्शियसनेस का विज्ञान है, ठीक है। तो फिलोसफिकल पीरियड में तो बिल्कुल बात नहीं की गई थी। कब की गई थी, अर्ली साइंटिफिक पीरियड में, यानी कि जब साइंटिफिक तरीके से साइकोलॉजी को स्टडी किया जाने लगा तो उसमें सबसे जो पहला नाम आता है वो विल्हेम वुंड का आता है। उन्होंने ही साइकोलॉजी का पहला लैब 1879 में कहाँ खोला था, जर्मनी के लिपजिंग नामक जगह पर, ठीक है। कौन सी जगह पर, लिपजिंग नामक जगह पर साइकोलॉजी का पहला लैब खोला गया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। तो कौन सा पीरियड था, अर्ली साइंटिफिक पीरियड। बिहेवियरिस्ट पीरियड बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कॉग्निशन मेंटल प्रोसेसेस की बात की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। देखिए कौन सी ब्रांच में बात की गई है ब्रेन और नर्वस सिस्टम को स्टडी करने की, यानी कि मनोविज्ञान की वो कौन सी शाखा है जिसमें ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर फोकस किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या सोशल साइकोलॉजी। तो देखिए सोशल साइकोलॉजी समाज से रिलेटेड है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी विकास यानी कि बच्चे का थ्रू आउट लाइफ यानी कि किस तरह से वो डेवलप करता है वो सारी चीजें आ जाएंगी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड है। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी किससे रिलेटेड है, ब्रेन नर्वस सिस्टम और हमारी बॉडी में जितने भी तरह के चेंजेस होते हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में। देखिए अगर एक बात और क्लियर कर दूं, यहाँ पर अगर जो है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी भी होता और न्यूरो साइकोलॉजी होता तो आप किसको टिक करते, न्यूरो को करते, क्योंकि वो स्पेशली ब्रेन से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which major goal of psychology is concerned with identifying the underlying causes of behavior and mental processes। देखिए साइकोलॉजी के जो मेजर गोल्स हमने किए थे तो कौन सा मेजर गोल होगा जिसमें जो है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के पीछे के जो कॉजेज हैं, क्या कॉजेज हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है, उनको डिफाइन किया जाता है, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो कौन से गोल में हम बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन या कंट्रोल। तो देखिए हमने जब गोल्स मेजर गोल्स की बात की थी तो किससे रिलेटेड है, सारे के सारे गोल्स बिहेवियर से, यानी कि बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है, बिहेवियर को डिफाइन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है और बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। जब हम कॉजेज की बात करते हैं कि भाई व्यवहार के पीछे, व्यवहार और मेंटल प्रोसेसेस के पीछे कौन से कॉजेज रहेंगे, तो हम कौन से मेजर गोल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन की, ठीक है। हम एक्सप्लेन करें कि भाई कारण क्या क्या रहेंगे, तो कौन सा गोल होगा आपका, एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which major goal of psychology is concerned with making predictions about future behavior and mental processes। देखिए साइकोलॉजी के जो मेजर गोल्स हैं तो कौन से गोल में जो है हम फ्यूचर के बारे में, यानी कि फ्यूचर में बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस किस तरह का रहेगा उसके बारे में कुछ प्रिडिक्ट करते हैं, तो वो कौन से गोल में आएगा, ठीक है। प्रिडिक्शन की बात हम किस में करते हैं, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन या कंट्रोल। तो प्रिडिक्ट हम किस में करते हैं, प्रिडिक्शन वाले पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who used the word psychology for the first time। देखिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो मैंने आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करवाए थे उसमें पहला ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, उसको आप पढ़िएगा और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किसके द्वारा जो है ये साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हूम। देखिए ये भी मैं फैक्ट्स में आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्योंकि वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करते टाइम भी बता चुकी हूँ, क्वेश्चंस भी उसी हिसाब से डाले हैं ताकि आप लोगों को और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। तो पहला साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है किसके द्वारा, हूम की बात की गई, किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, गॉल्टन, कैटल, पेस्टोलॉजी या वुंड। तो किसके द्वारा किया गया था, विल्हम वुंड के द्वारा किया गया था। कहाँ क्या था, जर्मनी के लिप्जिंग नामक जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। द वर्ड साइकोलॉजी हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड। देखिए जो साइकोलॉजी शब्द है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, यानी कि उसके एटोमोलॉजिकल दृष्टिकोण की बात की गई है, शाब्दिक दृष्टिकोण की बात की गई है। लोगस, साइको, साइकी एंड लॉगस, नन ऑफ दिस। तो देखिए साइकोलॉजी शब्द कहाँ से डेराइव हुआ है, ये जब मैंने आप लोगों को एटोमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्लियर किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जो साइकोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन सा, साइकी और लॉगस। अब ये साइकी शब्द का मतलब क्या होता है और लोगस शब्द का मतलब क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, साइकी एंड लॉगस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following psychologist is not supporter of views about psychology as a science of soul? देखिए इनमें से कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिसने ये बात सपोर्ट नहीं की थी, यानी कि इस डेफिनेशन को सपोर्ट नहीं किया था कि भाई साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ सोल, यानी कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। किसने इसकी बात नहीं की थी, यानी कि वो साइकोलॉजिस्ट आपको बताना है जो इस चीज के सपोर्ट में नहीं था। प्लेटो, एरिस्टोटल, डिकार्टे और वुंड। तो देखिए ये प्लेटो, अरस्तु और डिकार्टे, इसके अलावा सुकरात भी हो सकता था। तो ये क्या है, ये सारे यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने कहा था कि भाई साइकोलॉजी क्या है, एज अ साइंस ऑफ सोल। इन सब ने क्या माना था कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है, इस तरह से उन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। क्योंकि जो ये सारे जो है यूनानी दार्शनिक थे और फिलॉसफी से रिलेटेड थे, तो इन्होंने जो है फिलॉसफिकल तरीके से ही साइकोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश की थी। कौन सा साइकोलॉजिस्ट था जिन्होंने नहीं सपोर्ट किया था इस व्यू को, तो वो कौन थे, वुंड, विल्हम वुंड। उन्होंने साइकोलॉजी को किस तरह से देखा है, एक साइंटिफिक ब्रांच के रूप में स्टडी किया है, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द रिफ्लेक्सेस, यानी कि इनमें से कौन जो है हमारी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती है उनको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड, फ्रंटल लॉब, नन ऑफ द अबव। तो देखिए रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कौन करता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड करती है। ये आपका जो है एनसीईआरटी की जो साइकोलॉजी की 11th क्लास की बुक होगी ना, उसमें जो सेंसेस से रिलेटेड चैप्टर है वहां पर आप उस चैप्टर को भी डिटेल में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द राइट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मीनिंग फॉर द टर्म साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी का जो इवोल्यूशन हुआ उस किस राइट सीक्वेंस आपको बतानी है, ठीक है। यानी कि उसकी जो हिस्ट्री रही है, सबसे पहले साइकोलॉजी को क्या समझा जाता था, यानी कि किस तरह से डिफाइन किया गया, उसके बाद कौन सी डेफिनेशन आई, उसके बाद कौन सी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को सीक्वेंस, यानी कि जब मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी करवाया था तो जो पहली ही स्लाइड है, जब मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रही थी तो वहां पर ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई है, उसको जरूर आप वीडियो को देखिएगा एक बार, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी या व्हाट इज साइकोलॉजी और इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। तो इसमें सीक्वेंस क्या रहेगी, यानी कि सबसे पहले साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन थी, यानी कि साइकोलॉजी को किस तरह से समझा जाता था, स्टडी ऑफ सोल, जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद कौन सी डेफिनेशन आई, स्टडी ऑफ माइंड, जिसमें मन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस और उसके बाद आई थी स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो आपका जो सीक्वेंस है वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, इसमें बिल्कुल राइट सीक्वेंस दी गई है, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड साइकोलॉजी इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। देखिए पता होना चाहिए कि भी कौन सी भाषा से ये डेराइव्ड हुआ है, कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा, इटालियन, ग्रीक, लैटिन या नन ऑफ द अबव। तो देखिए कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। जब एजुकेशन की हम बात करते हैं तो एजुकेशन कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स, यानी कि साइकोलॉजी जो है एक साइंटिफिक अध्ययन करती है, किस चीज का अध्ययन करती है, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस का। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा, यानी कि साइकोलॉजी में किस चीज का, व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, यानी कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर कौन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के फादर किसको कहा जाता है। तो देखिए एक्सपेरिमेंट की जब बात
थी वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? विल्हेम वुंड, जिन्होंने पहली एक्सपेरिमेंटल लैब खोला था कहां पर? जर्मनी, लिप्जिंग में। तो इसीलिए जो है विल्हेम वुंड को ही एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है। आपका ऑप्शन क्या रहेगा? विल्हेम वुंड। ओके, तो देखिए आज की वीडियो में हमने जो है साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी का जो पूरा टॉपिक, ये 4-5 वीडियोस में जो मैंने आप लोगों को साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स करवाए हैं, तो वो सारे के सारे एमसीक्यूज उन टॉपिक से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। तो साइकोलॉजी का जो टॉपिक था वो आज कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड्स कौन कौन से होंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि देखिए जो व्यूअर्स और जो सब्सक्रिप्शन लेने वाले बच्चे हैं उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, क्योंकि जो देखने वाले हैं, वॉच कर रहे हैं, वो 92% बच्चे हैं जो वॉच कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा। तो उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ और बिल्कुल क्वालिटेटिव वीडियोज यहाँ पर मैं आप लोगों को देने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन, क्वेरीज या फीडबैक या कुछ आप मुझसे बताना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर करके बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मुझे फीडबैक भी मिलता रहे कि मैं जो आप लोगों को करा रही हूँ वो आप लोगों को समझ आ भी रहा है कि नहीं।